चलिए, तो अपन रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम का। रेगुलर अपन ने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है, अब एक फटाफट से क्विकली रिव्यू करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है। जनरली तो टैक्स किसको देना होता है, ऑलवेज सप्लायर को, बट टैक्स देने की लाइबिलिटी कभी कभी अराइज हो जाती है रिसिपिएंट के ऊपर। तो जब रिसिपिएंट को टैक्स देने की लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, आरसीएम बोला जाता है। तो यहां पर जैसे देखो, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। जब सप्लायर को टैक्स पे करना है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, और रिसिपिएंट को टैक्स पे करना हो तो क्या बोलते हैं, उसको रिवर्स चार्ज बोला जाता है। अब रिवर्स चार्ज कब लगता है, कैसे लगता है, वो भी हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं, स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा, आगे बताएगा कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को ये चीज प्रोवाइड करा रहा है तो आरसीएम लगेगा। तो स्पेसिफाइड प्रोवाइडर होना चाहिए, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होना चाहिए, और गुड्स और सर्विस भी स्पेसिफाइड होने चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी हो रही है तो फिर टैक्स किसको देना, आरसीएम लगेगा, और रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है यहां पर। अब एक और केस है, वो क्या है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो भी हो सकता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को, रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ जाए। तो दो टाइप के आरसीएम यहां पर होते हैं, एक सप्लाई के नेचर पर डिपेंड करता है, एक गुड्स एंड अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, एक गुड सर्विस पर और एक अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर डिपेंड। मेनली अपना पहला वाला ही जो है सेक्शन 9(3) वो ज्यादा काम आने वाला है। तो अगर अपन देखें तो आरसीएम के अंदर गुड्स भी आते हैं एंड सर्विसेज भी आती है। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से गुड्स हैं जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होते हैं। फटाफट से आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कैशू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड। रेगुलर क्लास में अपन ने देखा था ये कैसे दिखते हैं, मतलब रॉ काजू, कैशूज जो कि उगे हुए हैं, उनको शेल्ड पिल्ड मतलब उनका छिलका विलका कुछ भी नहीं उतारा है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। ऐसे कैशू नट्स को बेचेगा कौन, उगाता कौन है, किसान। तो किसान यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो टैक्स किसको देना होगा, बायर को, जो रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है वो। मान लो कल को नेस्ले कंपनी जाती है किसान के पास में और ये केशूज खरीद के ले आती है, ठीक है, या फिर गुड डे बिस्किट वाली कंपनी जाती है और बोलती है हमको काजू वाले बिस्किट्स बनाने हैं तो हमको काजू दो, तो एग्रीकल्चरिस्ट ने काजू बेचे गुड डे वाले को, टैक्स किसको देना होगा, गुड डे बिस्किट्स वाले को देना होगा, रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, बीड़ी रैपर लीव्स। हमने देखा था ऐसी पत्तियां जिनसे बीड़ी बनाई जाती है, ये भी कौन उगाएगा, कहाँ से आएगी भाई बीड़ी रैपर लीव्स। ये भी एक पूरा का पूरा पेड़ होता है जिस पर पत्तियां उगती है, उन्हीं पत्तियों से जो है उस पत्तियों में टोबैको डाला जाता है, फिर बीड़ी बनती है, हमने देखा था। तो ये भी एग्रीकल्चरिस्ट उगाएगा, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट प्रोवाइडर है, और अगर उससे कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति खरीद रहा है वो बीड़ी रैपर लीव्स, तो टैक्स किसको देना होगा, रिसिपिएंट को ही देना होगा। टोबैको लीव्स, टोबैको लीव्स में अपन ने देखा था कि एक पहले तो ये पत्तियां जो है ग्रीन कलर की देखी, फिर अपन ने देखा ये सूख जाती है, सूखने के बाद जो है इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो होता है। तो ऐसी पत्तियां जो टोबैको अपन देखते हैं, जैसे आईटीसी कंपनी है, अब आईटीसी कंपनी को, आईटीसी कंपनी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, तो आईटीसी कंपनी को क्या चाहिए, अब टोबैको बनाना है, सिगरेट बनानी है, तो सिगरेट के अंदर टोबैको डालना पड़ेगा। तो कहाँ से लेके आएगी, आईटीसी कंपनी किसी एग्रीकल्चरिस्ट के पास में गई, वहां से वो टोबैको खरीद करके लाई, टैक्स किसको देना पड़ेगा, आईटीसी को देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात इस पॉइंट में बोली गई। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लॉटरी। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी भी लॉटरीज निकालते हैं, लेकिन वो जनरली डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी एजेंट को देते हैं कि भाई तू आगे पब्लिक में जा, तू सेल कर। तो गवर्नमेंट ने लॉटरी वगैरह की अथॉरिटी, टिकट्स वगैरह किसको दिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिए। तो गवर्नमेंट इज द प्रोवाइडर एंड वो व्यक्ति क्या है, रिसिपिएंट है। तो उस एजेंट को जो है उस केस में क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है सेलिंग एजेंट, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, इनको जो है लॉटरी टिकट्स की या लॉटरी सर्विस प्रोवाइड कराने की इजाजत देती है। तो टैक्स जो है आरसीएम बेसिस पर रिसिपिएंट को ही। सब में एक बात तो कॉमन है कि रिसिपिएंट को ही टैक्स देना है। सिल्क यार्न, सिल्क यार्न हमने देखा था कि सिल्क कैसा होता है, साड़ियाँ भी आती है सिल्क की, सिल्क का अपन ने कैसा धागा होता है वो भी देखा था, ठीक है। और किससे बनता है ये
कोकून से बनता है, इसके कीड़े होते हैं सिल्क के, उससे बनाया जाता है ये, ठीक है। तो ये एनी पर्सन जो कि मैन्युफैक्चर करता है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क, या तो रॉ सिल्क से या सिल्क वॉर्म कोकून से। तो किसी ने सिल्क बना लिया, मान लो अपन ने सिल्क बना लिया, अब वो सिल्क अपन आगे किसी को सेल कर रहे हैं, तो टैक्स किसको देना है? जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, उसी को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद में हमने देखे थे, इसको प्रैक्टिकली देखा था अपन ने सारे को, काफ़ी सारे पुलिस स्टेशंस वगैरह होते हैं जहाँ पर सीज्ड व्हीकल्स वगैरह पड़े होते हैं, या पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर सीज्ड गुड्स वगैरह भी पड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट एक टाइम के बाद में इनको क्या करती है? सेल करती है। तो ये सीज्ड गुड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी क्या कर रही है? सेल कर रही है। जैसे पुलिस स्टेशन पर पड़ी है कुछ गाड़ियाँ जो कि पुरानी, हम आते जाते देखते हैं, वो गाड़ियों को उठा करके क्या करा? इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट तो यहां पर सेलर है और कोई ना कोई इसका बायर होगा। अगर बायर रजिस्टर्ड है, जैसे कार्स 24 वाला गया, उसने खरीद लिया, तो टैक्स किसको देना होगा? रिसिपिएंट को देना। हमारे जैसा आदमी गया कोई नॉर्मल और उसने जाकर के खरीद लिया तो नहीं लगेगा आरसीएम वगैरह, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोला गया, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। प्रोवाइडर कौन है? इनमें से कोई। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? कोई रजिस्टर्ड। तो टैक्स किसको देना है? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को देना है। नेक्स्ट है रॉ कॉटन। हमने देखा था कॉटन किस पर उगती है? पौधों पर उगती है, ठीक है। तो पौधे पर जो कॉटन उगती है वो रो कॉटन को कौन बनाएगा? एग्रीकल्चरिस्ट, किसान ही बनाएगा। तो किसान किसी ना किसी को सेल करेगा वो, ताकि वो कॉटन को आगे प्रोसेस कर पाए। तो रॉ कॉटन का सेलर कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट। और अगर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट से वो रॉ कॉटन खरीद रहा है, तो खरीदने वाले को ही क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। इसके बाद में प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में अपन ने डिटेल में बात करी थी कि मान लीजिए 2 बैंक है, हर बैंक को अपना क्या करना पड़ता है कि स्पेसिफिक टारगेट पूरा करना पड़ता है। मान लो एचडीएफसी का टारगेट था 400 करोड़ का लोन बांटना, आईसीआईसीआई का भी था 400 करोड़ का लोन बांटना। आईसीआईसीआई ने बांट दिया 500 करोड़ का लोन, एचडीएफसी 350 करोड़ पर ही रह गया, मतलब 50 करोड़ शॉर्ट रह गया। तो वो क्या कर सकता है? आईसीआईसीआई बैंक से एक प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट ले सकता है भाई। वो प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट लेने के बदले में उसको क्या देने पड़ेंगे? कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी उनके डिसाइड होंगे। तो आईसीआईसीआई इज द सर्विस प्रोवाइडर, एचडीएफसी इज द सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना पड़ेगा? एचडीएफसी को, रिसिपिएंट को जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे केसेस थे गुड्स के अंदर। इसके बाद में हम आ गए थे सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में पहली सर्विस ही बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। हमने देखा था जीटीए के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो 5% से टैक्स दे दे, ठीक है, या फिर 12%, 12% से टैक्स दे दे। अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम लगेगा ही नहीं। आरसीएम तभी लगेगा जब जीटीए क्या ऑप्ट कर ले? 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर ले, तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जीटीए, जिसने 2.5% सीजीएसटी मतलब 5% जीएसटी का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। और रिसिपिएंट इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपन ने देखा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, मतलब एक रजिस्टर्ड प्लेस नहीं होता है, अलग अलग राज्य में जाते हैं, फेयर्स में जाते हैं, वो क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इनमें से कोई भी रिसिपिएंट है जीटीए सर्विस का, तो टैक्स किसको देना होगा? रिसिपिएंट को ही देना होगा। लेकिन इसके अंदर हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर इनके अलावा कोई रिसीव्ड कर रहा है तो क्या होगा? तो वो एग्जम्प्ट है, टैक्स ही नहीं लगेगा जीटीए सर्विस के ऊपर। अगर इनके अलावा, जैसे हमारे जैसा कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो सर्विस लेता है जीटीए की, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। आरसीएम तो लगेगा ही नहीं, और इवन एग्जम्प्ट भी कर रखा है उसको। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि ये जीटीए सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी के किसी ऐसे डिपार्टमेंट को जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था अंडर सेक्शन 51 फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। मतलब किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों ले रखा है? ताकि वो क्या कर पाए? टीडीएस काट पाए, इसीलिए ले रखा है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जीटीए सर्विस को हमने बोला आरसीएम तो वैसे नहीं लगेगा, और ऊपर से ये एग्जम्प्ट और हो जाएगा। ये बात अपन इंडिविजुअल मतलब रजिस्टर्ड नहीं होता, इंडिविजुअल मतलब हम,
रजिस्टर्ड तो कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो तो बिजनेस बन गया ना, उसको इंडिविजुअल नहीं बोले, वो बिजनेस हो गया। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो वो तो बिजनेसमैन हो गया। आज मैं बोलूं कि मिस्टर एक बिजनेस, तो वो तो रजिस्टर्ड बिजनेस हो गया ना। इंडिविजुअल मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे लोग जो कि नॉर्मल लोग हैं। देखिए यहां पर अपन ने देखा था समराइज्ड वे में कि यहां पर क्या क्या चीजें थी। दो ऑप्शन थे, 5% वाला ऑप्शन ले लो या 12% वाला। 12% वाला ऑप्शन लेते हो, रिसिपिएंट कौन है, ऊपर जो लिस्ट दी गई है उनमें से कोई है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो, रिसिपिएंट कौन है, ऊपर दी गई लिस्ट में से कोई है तो आरसीएम लग जाएगा। अगर ऊपर दी गई लिस्ट में से कोई नहीं है, इनके अलावा कोई है, नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, तो फिर उसके इसमें क्या होगा सर, उसका तो नाम ही नहीं है ऊपर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ऊपर दी गई लिस्ट के अलावा कोई को भी, चाहे आप 12% वाला ऑप्शन ले रखे हो या 5% वाला ले रखे हो, दोनों केसेस में ही क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे था लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा, या तो कोई इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड कराएगा, या फिर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कराएगा, या फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइड कराएगी। किसको प्रोवाइड करा रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करवा रही है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। बिजनेस एंटिटी के अलावा नॉर्मल इंडिविजुअल को प्रोवाइड करा रही है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको अपना कोई केस लड़ना है, बेल करवानी है, वो गया लॉयर के पास कि मेरी बेल करा दो, ठीक है, तो वो वहां पर भी उसने लीगल सर्विस दी, बट वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा क्योंकि वो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से तो वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा। ओनली एंड ओनली क्या बोला गया है, बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस नेचर की आप कोई लीगल सर्विस देते हो तो ही वो आरसीएम के अंदर कवर होगी। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब अपन ने देखा था। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है कि मामलों का सलटारा कराता है, किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को खत्म करवाएगा। तो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो कहाँ जा सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। उन्होंने केस सुना और अपनी जो है डिसीजन था वो दे दिया, तो यहाँ पर टैक्स कौन देगा, रिसिपिएंट देगा। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए ये भी ध्यान रखे, जैसा कि ऊपर था वैसा का वैसा ही सेम यहाँ है, बिजनेस एंटिटी। अब दो लोगों में कोई ऐसे ही आपसी झगड़ा हो गया, आपसी विवाद हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया, ट्रिब्यूनल में गए, ठीक है, आपने घरेलू झगड़ा था, वो आरसीएम में कवर्ड नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में बिजनेस एंटिटी नहीं है, एज ए बिजनेस एंटिटी नहीं जा रहे हैं वो। नेक्स्ट था स्पॉन्सरशिप सर्विस का। यहां पर देखिए, सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्विस रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होनी चाहिए या फिर कौन होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल देखा था टाटा आईपीएल, तो यहां पर आईपीएल ऑर्गेनाइज करा रहा है बीसीसीआई, ठीक है, तो बीसीसीआई इज द सर्विस प्रोवाइडर, और टाटा को उन्होंने क्या करा, स्पॉन्सरशिप करने का मौका दिया कि तुम आईपीएल के नाम के साथ में क्या लगाओ, टाटा लगाओ, तो टाटा आईपीएल, ये हो गई स्पॉन्सरशिप, आपका नाम अगर कहीं भी साथ में आ रहा है। तो प्रोवाइडर इज द बीसीसीआई, रिसिपिएंट इज द टाटा, जो रिसीव्ड कर रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस। टैक्स किसको देना पड़ेगा, टाटा को देना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे जैसा आदमी जाए, मैं बोलूं मेरा नाम लिखो सीएमए अक्षय सेन आईपीएल, मैं वहां पर वो लिख दिया, तो अब क्या होगा, आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, या तो कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म, ये दो ही होंगे तो ये आरसीएम लगेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी अभी भी अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ये क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी, तो उस पर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। मतलब बिजनेस एंटिटी को जो है टैक्स देना पड़ेगा अगर सेंट्रल, स्टेट, यूनियन और लोकल गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है उनको। लेकिन कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है यहां से। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है यहां से। सेकंड, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, इंश्योरेंस और एजेंसी की सर्विसेज बाहर है। पोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर वगैरह जो भी आप सर्विसेज वगैरह देते हो वो भी बाहर है।
और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस जो गवर्नमेंट देती है वो भी यहाँ से बाहर है। अब मान लो रिलायंस ने अपने गुड्स इंडियन रेलवेज के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी के थ्रू भिजवाए एक जगह से दूसरी जगह, बताओ आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाहर कर रखा है, मतलब आरसीएम उस पर नहीं लगेगा अगर गवर्नमेंट दे रही है। तो फिर क्या लगेगा? एग्जम्प्ट भी हो सकता है, फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है। क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज के ज़्यादा चांस है वैसे तो, क्योंकि एग्जम्प्ट में उसको नहीं डाला हुआ है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी 5B में फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसका एग्जाम्पल भी देखा था अपन ने। ये एक व्यक्ति है जिसके पास में लैंड या बिल्डिंग है। इस व्यक्ति ने क्या करा? अपनी लैंड एंड बिल्डिंग किसी बिल्डर को या प्रमोटर को दे दी कि भाई तुम इस लैंड और बिल्डिंग पर क्या कर सकते हो? प्रोजेक्ट बना सकते हो। डेवलपमेंट राइट दे दिए इसको। डेवलपमेंट राइट दिए इसने, ए ने, बदले में ये प्रोजेक्ट वगैरह बना के इसको भी हिस्सा देगा, इसके अंदर कंसिडरेशन वगैरह देगा। तो जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उस पर जीएसटी किसको पे करना होगा? प्रोमोटर को पे करना होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या था? ये सेम टू सेम ही चल रहा था। इस व्यक्ति ने इस केस में प्रोमोटर को अपनी लैंड दी है, ओनली लैंड को कवर करता है ये वाला पॉइंट। लैंड दिए लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, 30 साल या उससे ज़्यादा के लीज के ऊपर दिए। ये क्या करेगा? उस लैंड के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो भी करेगा वो करेगा। बदले में इसको क्या देगा? एक अपफ्रंट अमाउंट देगा जिसको प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथ में इसके जो है पीरियोडिकल रेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? मिस्टर एक्स। यहाँ पर सर्विस रिसीवर मिस्टर वाई जो कि प्रमोटर है। किसको टैक्स देना होगा? आरसीएम के अंदर प्रमोटर को टैक्स देना होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था सिक्स्थ पॉइंट क्या है? डायरेक्टर जो सर्विसेज देते हैं उसके बारे में है। देखो क्या पॉइंट था? सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सैड पर्सन और द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कोई भी डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टरशिप की सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को। आज टाटा ने मुझे बोला कि जरा आप आ जाओ और हमारी कंपनी में क्या बन जाओ? डायरेक्टर बन जाओ, सिटिंग फीस वगैरह हम आपको देंगे। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, टाटा इज द सर्विस रिसीवर। जीएसटी किसको देना होगा? टाटा को देना होगा, सर्विस रिसीवर को देना होगा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को देना होगा जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। कल को मुझे कोई बाहर की कंपनी, यूएसए की कंपनी बोले हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, मैंने डायरेक्टरशिप की सर्विस वहां पर दे दी, क्या आरसीएम लगेगा? नहीं, आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया तो बताओ फिर क्या करें? फिर मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसिपिएंट कहाँ होगा? बाहर, इंडिया के बाहर है, आउटसाइड, तो वो इंटर स्टेट सर्विस एक तरीके से काउंट होगी और उसके ऊपर मुझे आईजीएसटी लगाना पड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, फॉरवर्ड चार्ज लगता है तो। अब हम कैसे पहचाने भाई डायरेक्टर यहाँ कवर्ड है या नहीं है? देखो, अगर डायरेक्टर का टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192, तो सेक्शन 192 है सैलरी पर टीडीएस का। मतलब किसी का 192 में टीडीएस काटा जा रहा है, मतलब वो तो एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की जो रिलेशनशिप होती है उसको तो एक्सक्लूड कर रखा है, अपन ने पहले पढ़ा था, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 194J में काटा जाता है, जो कि क्या है? प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का सेक्शन है। मतलब डायरेक्टर वहां पर एम्प्लॉई नहीं है, वो क्या दे रहा है? अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे डायरेक्टर को आरसीएम में कवर करके यहां पर टीडीएस जमा कराना होगा कंपनी को। ये था अपना पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 क्या था? सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। इसके अंदर हमने क्या देखा था? जैसे कि एक एलआईसी है, एलआईसी के काफ़ी सारे एजेंट होते हैं। एजेंट क्या करते हैं? पब्लिक के पास जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पॉलिसी के बारे में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कंपनी के पास में वो कस्टमर। अब एलआईसी कस्टमर अपने जो एजेंट है उसको क्या देगी? कमीशन देगी। तो एजेंट इज द सर्विस प्रोवाइडर, वो एलआईसी को सर्विस दे रहा है, और एलआईसी इज द सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना होगा? एलआईसी को देना होगा। देखिए, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसके बाद हमने देखा था रिकवरी एजेंट का केस। रिकवरी एजेंट क्या होते हैं? जो कि बैंक के कोई लोग ईएमआई नहीं भर रहे, पैसा नहीं भर रहे, वो निकलवाने का काम करते हैं। तो मान लीजिए एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक, और एक छोटा डोन था। छोटा डोन क्या करता था? लोगों के पास में जाता था, उनको डराता था, धमकाता था, भाई पैसा निकाल वरना तेरे को उठा लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी करना होता था। तो अब पैसा भी आ गया, फिर छोटा डोन को किसी के पैसे निकलवाने थे, बैंक के पास में आ गए, ठीक है।
बैंक छोटा डॉन को क्या देगा, कमीशन देगा, भाई तू हमारे लिए काम करता है, पैसे निकलवाता है। तो छोटा डॉन इज द सर्विस प्रोवाइडर, बैंक इज द सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना होगा, बैंक को यहाँ पर टैक्स प्रोवाइड करना होगा, टैक्स जमा करवाना होगा। इसके बाद में हमने देखा था ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर हमने देखा था कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई सॉन्ग लिखा, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, इन सब के क्या लिए जा सकते हैं, कॉपीराइट वगैरह लिए जा सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने मान लीजिए कोई सॉन्ग लिखा, ठीक है, हमने बात करी थी जैसे किसी ने केसरिया सॉन्ग लिखा, अब वो केसरिया सॉन्ग उसने लिख लिया, अब म्यूजिक कंपोजर को लगता है कि इसको हमें ब्रह्मास्त्र मूवी में लेना चाहिए, तो उसने बोला कि हमको ये मूवी के अंदर चाहिए, तो ऐसे ही यूज नहीं कर सकता वो, उसको परमिशन लेनी होगी जिसका वो सॉन्ग है, जिसके नाम पर कॉपीराइट है। तो उसने बोला यूज तो कर सकते हो लेकिन 1 करोड़ रुपए लूंगा बदले में, तो उसको मिल गए 1 करोड़ रुपए, जिसने सॉन्ग बनाया था, म्यूजिक कंपोजर ने उसको दे दिए या प्रोड्यूसर ने दे दिए मूवी के। तो अब यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर तो वो व्यक्ति है जिसने सॉन्ग लिखा, बनाया, और रिसिपिएंट वो प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर है। टैक्स किसको देना होगा, म्यूजिक कंपोजर को देना होगा। इसके बाद में अगला केस था ऑथर से रिलेटेड। मान लो मैंने कोई जीएसटी की बुक लिखी, अब मैं जाकर के तो हर एक व्यक्ति को बेच नहीं सकता, तो मैंने इसको पब्लिश करने का राइट दिया किसी पब्लिशर को। पब्लिशर आगे क्या करेगा, मार्केट के अंदर ये बुक्स को सेल करेगा। तो मैं क्या हूं, सर्विस प्रोवाइडर, पब्लिशर क्या है, सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना होगा, पब्लिशर को देना होगा यहाँ पर। लेकिन मेरे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिया गया था कि मैं खुद भी जो है अपनी मर्जी से एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ कि भाई पब्लिशर को टैक्स जमा नहीं कराना, मैं टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा करवाऊंगा, मैं इनवॉइस इशू करूंगा। ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हो, आपके पास में ऑप्शन है। या तो आरसीएम वाला ऑप्शन चलने दो बाय डिफॉल्ट, और तुमको लेना है तो ये भी ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन एक बार ले लिया तो फिर पूरे साल आपको वही ऑप्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीच में चेंज नहीं कर सकते भाई। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, any services supplied by any person who is located in a non-taxable territory or any person other than non-taxable online recipient। यहां पर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर का आदमी। यहां पर अपन ने कुछ सर्विसेज की बात करी थी, जैसे नेटफ्लिक्स की सर्विस है, नेटफ्लिक्स है ना, इंडिया के बाहर से यूएसए से कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, रिसिपिएंट को प्रोवाइड कर। वो रिसिपिएंट कौन है, लेट्स से कि रिलायंस जियो ने क्या करी, नेटफ्लिक्स से एक अथॉरिटी ले ली कि भाई तुम्हारा कंटेंट हम हमारे यहाँ पर रिलायंस जियो पर दिखाएंगे, बदले में क्या करेगा, जियो जो है वो पेमेंट करेगा नेटफ्लिक्स को। आरसीएम बेसिस पर टैक्स किसको देना होगा, जियो को, क्योंकि रिसिपिएंट वो है। लेकिन हमको प्रोवाइड करा रहा है वो, तो हमको, जैसे हमने एज एन इंडिविजुअल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, क्या हम जीएसटी जमा कराएंगे जाकर के, उनको एक्सक्लूड किया गया है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, रिसिपिएंट को टैक्स जमा कराना है, कौन होना चाहिए रिसिपिएंट, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब क्या है, जो रिसिपिएंट टैक्सेबल नहीं हो। जैसे हम लोग क्या है, मान लो अपन ने आज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो अपन क्या होंगे, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट है वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी यहां पर ये प्रोविजन लग पाएगा। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट में किस किस को माना गया है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, और कोई भी इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड पर्सन को नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट माना गया है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम कोई ले रहे हैं सर्विस, तो हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, नहीं लगेगा। वहीं रिलायंस ले रहा है कोई सर्विस नेटफ्लिक्स से, तो फिर वो टैक्सेबल रिसिपिएंट है, आरसीएम लग जाएगा और रिलायंस को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक व्यक्ति है, किसी को गुड्स इंपोर्ट करने हैं इंडिया के बाहर से, तो उसने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करे, लेकिन अब इंपोर्ट तो कर लिए, यूएसए वाला बोल रहा है अब तुम जानो भाई, मैं तो गुड्स दे दूंगा। तो अब क्या करें, हमने वहीं पर किसी को फोन करा और एक ट्रांसपोर्टर अरेंज करा। ट्रांसपोर्टर कौन है, वेसल कंपनी है। वो वेसल के थ्रू, जहाज के थ्रू हमारे गुड्स यूएसए से उठाएगी और कहाँ लाएगी, इंडिया में लाएगी। तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, हम क्या है, सर्विस रिसिपिएंट। जीएसटी किसको पे करना है, हमको पे करना है, सर्विस रिसिपिएंट को पे करना है। यहाँ पर इंपोर्टर लोकेटेड इन
टैक्सेबल टेरिटरी। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है। गुड्स तो जो आएंगे इंपोर्ट करोगे, जब क्लियर कराओगे तो वैसे भी तुमको उसके ऊपर IGST भरना ही पड़ेगा, क्लियर करवा के ले जाओगे। ये बात हो रही है उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जो कि आपने उस व्यक्ति से ली है। नेक्स्ट हमने देखा था कि RBI में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक ओवरसीइंग कमेटी होती है जिसमें 5 मेंबर होते हैं। वो अपने एक्सपर्ट सर्विसेज वगैरह देते हैं। ओवरसीइंग मतलब देख रेख करते हैं, कंट्रोल करते हैं वगैरह। तो सर्विस प्रोवाइडर है वो कमेटी, सर्विस रिसीवर है RBI। और सरप्राइजिंगली पहली बार यहाँ पर GST लाइबिलिटी किस पर डाली गई थी, RBI के ऊपर डाली गई थी, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट पर डाली गई थी। तो यहाँ पर टैक्स कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI देगी। इसके बाद में हमने बात करी थी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए कॉल करने वाले, मतलब बैंक के बिहाफ पर आगे प्रमोशन करने वाले या बैंकिंग सर्विसेज देने वाले। कौन सी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलिंग की। आज HDFC बैंक है, उसको क्रेडिट कार्ड बेचने, तो उसने क्या करा, किसी एक्स लिमिटेड को क्या करा, अपनी जो है, मान लो टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी है, HDFC बैंक ने बोला टेली परफॉर्मेंस को कि तुम क्या करो, आगे हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेल करो, हम नहीं कर सकते। तो वो लोगों को कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेल करते हैं। तो वो टेली परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो वो तो है सर्विस प्रोवाइडर, HDFC बैंक के सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको जमा कराना होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है कि ओनली कौन सा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल। मतलब हमने बात करी थी पूजा कॉलिंग करती है बैंक के बिहाफ पर आगे, वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो बैंक के बिहाफ पर कॉलिंग वगैरह करती है। तो टैक्स किसको देना है, बैंक को। अब टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो फिर टैक्स किसको देना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, टेली परफॉर्मेंस इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स टेली परफॉर्मेंस को देना है। तो इस केस में RCM कब लगेगा, जब DSA क्या हो, एक इंडिविजुअल हो, तभी लगेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ऑलवेज। नेक्स्ट सर्विस अपने बिजनेस फैसिलिटेटर की देखी थी। हमने देखा था ये जो वीजा होते हैं, मास्टर कार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई, कार्ड की फोटो वगैरह अपन ने सब देखी थी, हर एक कार्ड के नीचे वीजा मास्टर कार्ड लिखा हुआ आता है। अब हम कहीं भी कार्ड स्वाइप करते हैं, कैसे चल जाता है, टेक्नोलॉजी की वजह से। वो टेक्नोलॉजी किसकी है, वीजा और मास्टर कार्ड वालों की है। तो वीजा या मास्टर कार्ड ने ICICI बैंक को ये सर्विस दी कि तुम हमारे कार्ड इशू करो और उस पर वीजा मास्टर कार्ड लिख देना। तो वीजा और मास्टर कार्ड कंपनीज है, वो अपने आप में क्या लेगी, चार्जेस लेगी। तो वीजा और मास्टर कार्ड इज द सर्विस प्रोवाइडर, ICICI बैंक इज द सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना होगा, ICICI बैंक या NBFC जो भी टैक्स ले रहे हैं, बैंकिंग कंपनी सर्विस ले रहे हैं, उनको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट, दिखाया था मैंने प्रैक्टिकली, बताओ। हाँ, हमने देखा था ना, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है। पहली बात, जैसे एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा हर जगह तो ब्रांच नहीं खोल सकता, तो वो गांव में जाकर के क्या करता है, अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना देता है कि वो कुछ बैंकिंग सर्विसेज बैंक के बिहाफ पर दे सकते हैं। अब वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के भी आगे क्या होते हैं, एजेंट, जो कि लोगों के बीच में जाते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो बात हो रही है उस बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एजेंट के बीच की, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो एजेंट उस बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बिहाफ पर जाकर के आगे सर्विस दे रहा है। तो एजेंट इज द सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज द सर्विस रिसिपिएंट। टैक्स किसको देना होगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देना होगा यहाँ पर। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है यहाँ पर टैक्स देता था। नेक्स्ट थी सिक्योरिटी सर्विसेज, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सिक्योरिटी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को छोड़ के कोई भी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP सब चलेगा, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होनी। लेकिन रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। प्रोवाइडर कौन है, अदर देन कंपनी, रिसिपिएंट कौन है, कंपनी। अच्छा, कंपनी के अलावा है तो RCM नहीं लगेगा। जैसे मान लो आज अपन ने 2 बॉडीगार्ड रखे, ठीक है, हमारे साथ में जाएंगे, हम कंपनी है क्या, नहीं, तो RCM नहीं लगेगा। RCM लगने के लिए प्रोवाइडर कंपनी को छोड़ के कोई भी हो चलेगा। रिसिपिएंट कौन होनी चाहिए, लेकिन कंपनी होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ से आप देखो, अगर प्रोवाइडर कंपनी हो गई तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, टैक्स किसको जमा कराना पड़ेगा, कंपनी को। और अगर रिसिपिएंट कंपनी हो गई तो भी कंपनी को कराना, मतलब अल्टीमेटली टैक्स किसको जमा कराना है, कंपनी को। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को छोड़कर कोई भी होता है
और रिसिपिएंट कंपनी होती है, टैक्स किसको जमा कराना है? कंपनी को। और अगर सर प्रोवाइडर ही कंपनी है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कंपनी को। मतलब अल्टीमेटली टैक्स किसको जमा कराना है? कंपनी को ही कराना है, घूम फिर के कैसे भी कराओ। अब जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो सिक्योरिटी पर्सोनल की जो टोटल कॉस्ट आई है, पीएफ, ईएसआई सब कुछ मिला लो, सब कुछ मिला करके जो ग्रॉस अमाउंट आता है उसके ऊपर जो है ये लगाया जाएगा। लेकिन एक केस है जब आरसीएम नहीं लगेगा, जो कि जीटीए में भी आता था सेम। ये सर्विस गवर्नमेंट के किसी ऐसे डिपार्टमेंट को दी गई है जिसने अंडर सेक्शन 51 टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा था, तो फिर यहां पर जो है ये कवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक, जैसे वेदांता कंपनी। वेदांता कंपनी में कौन सर्विस प्रोवाइड करा रहा था? श्रीनाथ ट्रेवल्स। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये चीज आप देख लो कि यहां पर भी वही सेम बात है जो ऊपर आई, कंपनी को छोड़ करके कोई भी। अच्छा, कंपनी हो गई तो सर्विस प्रोवाइडर, तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, कंपनी को टैक्स देना। मतलब इस केस में भी अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखो, टैक्स किसको देना है? कंपनी को ही देना है। अगर प्रोवाइडर कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसिपिएंट कंपनी है तो आरसीएम लग जाता है। लेकिन यहां पर भी दो ऑप्शन है, या तो तुम 12% वाला ऑप्शन ले सकते हो या फिर तुम 5% वाला ऑप्शन ले सकते हो। अगर तुम 12% वाला ऑप्शन ले रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात वहीं खत्म। 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो तो क्या लगेगा? आरसीएम। लेकिन 5% वाला ही लेंगे फिर सब, 12% वाला क्यों लेंगे? 5 वाला लेने से आईटीसी नहीं मिलता, इस बात का और ध्यान रखें। तो इस वजह से दिक्कत है भाई, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस फॉर्म में? अपनी मोटर कार्स वगैरह जो है वो चलाता है उनकी कंपनी में, प्लांट में, ठीक है। अब यहां पर एक और बात ध्यान में रखो कि फ्यूल की कॉस्ट भी इनवॉइस में जाती है। ऐसी सर्विस नहीं है कि तुम क्या करो, सिर्फ तुम्हारी गाड़ियां चला दो, पेट्रोल हम भरवाएंगे। अगर ऐसा केस है तो आरसीएम नहीं, इस पॉइंट में ही कवर्ड नहीं होगा, फिर नॉर्मल केस में जो होता है वो होगा। ये एक पॉइंट ही कब एप्लीकेबल होगा? जब फ्यूल की कॉस्ट इनवॉइस में इंक्लूड होती है और सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और वो जीएसटी कौन से रेट से पे कर रहा है? 5%। और ये सारी बातें अगर पूरी हो जाती है तो फिर टैक्स किसको देना होगा? रिसिपिएंट को देना होगा, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड। अगले पॉइंट पर भी अपन ने, ये इसके शॉर्ट पॉइंट था, इस पर भी अपन ने बात कर ली थी। 5% वाला ऑप्शन और 12%। 12% में तो सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज, 5% वाले में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गई तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा के टैक्स किसको देना होगा? हमेशा कंपनी को देना होगा, कंपनी पर बर्डन डालना चाहती है। उसके बाद में हमने बात करी थी लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाले पॉइंट की। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है? हमने देखा था शेयर मार्केट में दो टाइप की ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो लॉन्ग की पोजीशन, जिसमें आप शेयर अभी खरीद लोगे, फ्यूचर में बेच दोगे आपको अगर प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। और एक होती है शॉर्ट की पोजीशन, अभी बेचोगे बाद में जाके क्या करोगे? खरीदोगे। लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन आपको लेनी होती है। यहां पर एक व्यक्ति है मिस्टर ट्रेडर, जिनको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, शेयर्स अभी बेचने हैं फिर फ्यूचर में खरीद लें। अगर शेयर्स बेचने तो होने तो चाहिए पहले, तभी तो बेचोगे। तो इसने क्या करा? इस व्यक्ति से बोरो कर लिए शेयर्स और फिर क्या कर दिए? शॉर्ट कर दिए, सेल कर दिए। अब ये व्यक्ति फ्री में तो देगा नहीं उधार, ये बदले में क्या लेगा? चार्जेस लेगा। तो दिस इज लेंडर, दिस इज बोरोवर। टैक्स किसको देना है? बोरोवर को देना है, इसको टैक्स देना है, ठीक है। ये अपना रिटर्न ले जाए चाहे घर, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिसाइड हुआ था वो जो है चार्जेस इसको देने होंगे, और उस चार्जेस पर जो जीएसटी बनता है वो भी इस बोरोवर को ही जमा कराना होगा। और ये ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगा? क्या ये दोनों कर सकते हैं आपस में? नहीं। बीच में कौन इन्वॉल्व होगा? सेबी इन्वॉल्व होगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ केसेस थे जिसमें टैक्स थर्ड पार्टी को जमा कराना पड़ता है, ना तो सर्विस रिसिपिएंट ना सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी को जमा कराना पड़ेगा। इसमें अपन कंपनीज के नेम से देखें तो पहला तो ओला उबर हम देखते हैं मार्केट में, नेक्स्ट मेक माई ट्रिप, ठीक है, गो आईबीबो, और इसके अलावा एक और कंपनी देखी थी, कौन सी थी वो? एयरबीएनबी, जहां पर आप आपका घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह लिस्ट कर सकते हो। हम और इसके अंदर क्या थी? अर्बन क्लैप वगैरह। पहले केस की बात करें, हमने ओला उबर के थ्रू कैब बुक करी,
ड्राइवर आएगा हमको छोड़ के जाएगा, ड्राइवर इज द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर द सर्विस रिसीवर, बट इस पे जो जीएसटी बनेगा वो कौन जमा कराएगा, ओला उबर वाला, जिसको हम ईसीओ बोलते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड केस में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, होटल वगैरह ऐसे ही देते हैं, लेकिन हम क्या है, अनरजिस्टर्ड। अगर हम रजिस्टर्ड है, मतलब जो अपना अकोमोडेशन दे रहा है, जो होटल दे रहा है, होटल अपने आप में क्या है, अनरजिस्टर्ड, तभी ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अगर होटल रजिस्टर्ड है तो टैक्स होटल को ही जमा करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास में एक रूम था, हमको सोचा इसको होटल बना देते हैं, हमने होटल बना दिया उसके 2-4 रूम को, हम अनरजिस्टर्ड है, हमने मेक माई ट्रिप पे उसको लिस्ट कर दिया, कस्टमर ने बुकिंग कर दी, हमारे पास आ गया, इस पर टैक्स कौन जमा कराएगा, मेक माई ट्रिप वाला जमा कराएगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर्ड है होटल एज ए होटल, तो फिर कौन जमा कराएगा, हम ही कराएंगे, होटल वाला ही टैक्स जमा करवाएगा। तो ईसीओ टैक्स तभी जमा कराएगा जब वो होटल इन गेस्ट हाउस क्लब क्या हो, अपने आप में अनरजिस्टर्ड हो। एंड लास्ट केस था अर्बन क्लैब वगैरह की जो सर्विसेज होती है, मान लो कारपेंटर हमको चाहिए, कारपेंटर आया, सर्विस प्रोवाइड कराई, वो कारपेंटर सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस रिसीवर, आया किसके थ्रू, अर्बन क्लैब के थ्रू, टैक्स किसको जमा कराना होगा, अर्बन क्लैब को जमा कराना होगा। इसके बाद तो बस कुछ डेफिनेशंस थी, रेडियो टैक्सी क्या होती है, मैक्सी कैब, मोटर कैब, डीएसए क्या होता है, ये सब अपन ने देखी थी। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए फटाफट से, किसी भी पॉइंट में क्लियर है सभी को ये चैप्टर, ठीक है। चलिए आज हम करेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।